साल है 1855। भारत अनेकता और पुराने विरासत का देश अंग्रेजी राज के बोझ तले कराह रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कभी एक छोटा सा व्यापारिक उपक्रम था, अब एक विशालकाय दानव में बदल गया है जिसके जाल भारतीय जीवन के हर पहलू में फैले हुए हैं। बंगाल के उपजाऊ मैदानों से लेकर राजस्थान के सूखे रेगिस्तानों तक कंपनी का हुक्म ही कानून है। यह गहरे विरोधाभासों का युग है। अंग्रेज अपने दृढ़ संकल्प और उन्नत तकनीक के साथ निर्विवाद रूप से बदलाव लाए हैं। रेलवे जमीन पर जाल बिछाए हुए हैं। उनकी लोहे की पटरियां प्रगति और घुसपैठ दोनों का प्रतीक है। तार के तार संदेशों से गूंज रहे हैं। सबकॉन्टिनेंट के दूर दराज के कोनों को संचार के एक अभूतपूर्व जाल में जोड़ रहे हैं। फिर भी आधुनिकता की इस चमक के नीचे एक कठोर वास्तविकता है। भारत की विशाल संपत्ति ब्रिटिश साम्राज्य के खजाने को भरने के लिए निकाली जा रही है। उसकी जनता, भाषा, धर्म और संस्कृति में विविध प्रजा के रूप में मानी जाती है। उनकी आवाज दबाई जाती है। उनकी आकांक्षाओं को नजरअंदाज किया जाता है। सतह के नीचे आक्रोश उबल रहा है। कभी कभी विरोध के छिटपुट कार्यों में फूट पड़ता है। भारतीय चेतना में एक गहरे परिवर्तन, एक जबरदस्त बदलाव का मंच तैयार है। भारतीयों की एक नई पीढ़ी जो औपनिवेशिक व्यवस्था में शिक्षित है, लेकिन इसके अंतर्निहित अन्याय के बारे में पूरी तरह से जागरूक है, एक आवाज की तलाश में है। वे उस दिन का सपना देखते हैं जब भारत पर भारतीयों का शासन होगा, जब उसकी नियति उसके अपने लोगों द्वारा तय की जाएगी। असंतोष और आशा की इसी कठिन परिस्थिति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म होगा। एक आंदोलन जो ब्रिटिश राज की नींव को चुनौती देगा और इतिहास के प्रवाह को गति देगा। 19वीं सदी के भारत की उथल-पुथल भरी पृष्ठभूमि के बीच एक सबसे अप्रत्याशित नायक उभरता है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक। 1829 में लंदन में जन्मे ह्यूम का जीवन विरोधाभासों का अध्ययन है। विरोधाभासों का आदमी, वह ब्रिटेन और भारत के बीच जटिल संबंधों का प्रतीक है। वह एक युवा के रूप में भारत आता है, प्रतिष्ठित भारतीय सिविल सेवा में सेवा करने के लिए उत्सुक। उनका करियर परिश्रम और ब्रिटिश शासन के शोषणकारी स्वरूप के प्रति बढ़ते मोहभंग दोनों से चिह्नित है। ह्यूम एक उत्सुक पक्षी विज्ञानी, भारतीय पक्षियों के अपने व्यापक अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। हालांकि भारत के प्रति उनका प्यार इसके अद्भुत पक्षियों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। वह भारतीय लोगों की दुर्दशा, गरीबी और अन्याय को देखता है जो उनके जीवन में व्याप्त है। वह ब्रिटिश अधिकारियों के अहंकार, भारतीय रीति रिवाजों और विश्वासों के प्रति उनके तिरस्कार का प्रत्यक्ष गवाह है। जैसे जैसे साल बीतते हैं, ह्यूम एक गहरे परिवर्तन से गुजरता है। वह सिविल सेवा से सेवानिवृत्त हो जाता है, लेकिन भारत के प्रति उसकी प्रतिबद्धता गहरी होती जाती है। उसे एहसास होता है कि यथास्थिति टिकाऊ नहीं है। भारतीयों के बीच उबलता असंतोष अनिवार्य रूप से उबल पड़ेगा। ह्यूम का मानना है कि भारत को एक सेफ्टी वाल्व की जरूरत है, एक ऐसा मंच जहां शिक्षित भारतीय अपनी शिकायतें व्यक्त कर सकें, जहां वे अंग्रेजों के साथ रचनात्मक बातचीत कर सकें। इसी दृढ़ विश्वास से प्रेरित होकर ह्यूम एक ऐसे मिशन पर निकल पड़ता है जो हमेशा के लिए भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल देगा। वह प्रमुख भारतीयों, प्रभावशाली और ईमानदार लोगों से संपर्क करता है, उनसे एक साथ आने और एक ऐसा संगठन बनाने का आग्रह करता है जो भारतीय लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करे। उसे कम ही पता है कि उसकी पहल एक ऐसे आंदोलन के बीज बोएगी जो अंततः ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकेगा और भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत करेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का A.O. ह्यूम का फैसला किसी भी ब्रिटिश विरोधी भावना से प्रेरित नहीं है। वास्तव में वह ब्रिटिश साम्राज्य में एक कट्टर विश्वासी बना हुआ है। हालांकि भारत में उनके अनुभवों ने उन्हें आश्वस्त किया है कि वर्तमान व्यवस्था टिकाऊ नहीं है। वह भारतीयों के बीच बढ़ती अशांति को देखता है और उसे डर है कि अगर उनकी शिकायतों का समाधान नहीं किया गया तो इससे व्यापक अशांति और हिंसा हो सकती है। कांग्रेस के लिए उनका विजन एक सेफ्टी वाल्व का है। वह इसकी कल्पना एक ऐसे मंच के रूप में करते हैं जहां शिक्षित भारतीय संवैधानिक तरीके से अपनी चिंताओं को व्यक्त कर सके। उनका मानना है कि एक वैध राजनीतिक संगठन के माध्यम से भारतीय असंतोष को प्रसारित करके ब्रिटिश संभावित विद्रोहों को टाल सकते हैं और भारत पर अपनी पकड़ बनाए रख सकते हैं। ह्यूम के इरादे जटिल हैं और आलोचकों के बिना नहीं हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि वह केवल एक पूर्ण विद्रोह को रोककर ब्रिटिश हितों की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। दूसरों का मानना है कि वह वास्तव में भारतीय लोगों के कल्याण के बारे में चिंतित है
और कांग्रेस को मौजूदा ढांचे के भीतर उनके जीवन को बेहतर बनाने के तरीके के रूप में देखता है। उसके असली इरादे जो भी हों, ह्यूम की पहल गतिविधियों का एक तूफान खड़ा कर देती है। वह पूरे भारत में बड़े पैमाने पर यात्रा करता है, जीवन के सभी क्षेत्रों के प्रभावशाली भारतीयों से मिलता है। वह पत्र लिखता है, भाषण देता है और अपने विचार के लिए समर्थन जुटाने के लिए अपने संपर्कों के विशाल नेटवर्क का उपयोग करता है। उसका संदेश कई भारतीयों के साथ प्रतिध्वनित होता है जो अपनी नियति में एक आवाज के लिए तरस रहे हैं। एक एकीकृत भारतीय मंच के लिए एओ ह्यूम का आह्वान बहरे कानों पर नहीं पड़ता। विशाल सबकॉन्टिनेंट में भारतीय नेताओं की एक नई पीढ़ी शिक्षित और राजनीतिक रूप से जागरूक हलचल मचा रही है। ये लोग अपनी पृष्ठभूमि, धर्मों और भाषाओं में विविधतापूर्ण एक समान इच्छा से एकजुट हैं, भारत को उसके अपने लोगों द्वारा शासित होते देखना। वे ह्यूम की पहल द्वारा प्रस्तुत अवसर को पहचानते हैं। दादा भाई नौरोजी, एक प्रमुख पारसी बुद्धिजीवी और व्यवसायी, आंदोलन को अपना काफी भार देते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, एक शानदार वकील और समाज सुधारक, अपनी तीव्र बुद्धि और सामाजिक न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता लाते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एक उग्र पत्रकार और वक्ता, रैंकों में शामिल होते हैं। उनकी कलम स्वशासन की लड़ाई में एक शक्तिशाली हथियार है। दक्षिणी प्रांतों से सुब्रमण्य अय्यर आते हैं, एक विद्वान और पत्रकार। उनकी आवाज लाखों लोगों की आकांक्षाओं के साथ प्रतिध्वनित होती है। ये शुरुआती नेता कई अन्य लोगों के साथ जो ह्यूम के आह्वान का जवाब देते हैं, भारत की आशा और विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे वकील, पत्रकार, शिक्षक और डॉक्टर हैं जो अपनी मातृभूमि के बेहतर भविष्य में अपने साझा विश्वास से एकजुट हैं। वे समझते हैं कि आगे की राह लंबी और कठिन होगी। वे भारत के विशाल आकार और विविधता, उनके समाज को त्रस्त करने वाले गहरे सामाजिक विभाजनों से उत्पन्न चुनौतियों से अवगत हैं। फिर भी वे अपने उद्देश्य की धार्मिकता में अटूट विश्वास से प्रेरित हैं। वे भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के संस्थापक पिता हैं और उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। भाग 5:1 आंदोलन की उत्पत्ति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक